आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 18 में हम देखते हैं तुली और जिंग बाजार में सामान लेने के लिए घूम रहे होते हैं। तभी एक शॉपकीपर कहता है कि इमोर्टल लॉर्ड, क्या आपको कुछ एक्सचेंज करना है? आप मेरे पास आओ, मेरे पास ताजी सब्जियां मौजूद हैं। यह सुनकर जिंग उसके पास जाता है। वह व्यक्ति उसे पत्तियों से भरी हुई एक टोकरी दे देता है, जिसके बदले में जिंग उसे एक सेब देता है। उसे लेकर वह व्यक्ति खुश होता है और कहता है कि आपका धन्यवाद। तो तभी तुली जिंग को बताती है कि तुम एक फ्रूट से इतनी सारी रास नहीं ले सकते, और अब वह उस व्यक्ति से माफी मांगती है और कहती है कि सॉरी, इमोर्टल पहली बार सामान एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर इन्हें इनके बारे में जानकारी नहीं है। पर वह शॉपकीपर कहता है कि कोई बात नहीं, यह सब तो आपके लिए है। तभी जिंग उस शॉपकीपर से कहता है कि तुम कौन हो? इस पर वह शॉपकीपर कहता है कि आपने उस दिन उस मॉन्स्टर को मारकर हमारी जान बचाई थी। और अब वह अपने परिवार के लोगों को बुलाता है। वह सभी लोग एक साथ मिलकर जिंग को धन्यवाद कहते हैं। इधर जिंग उन लोगों से कहता है कि तुम यह क्या कर रहे हो, खड़े हो जाओ। इधर हम जियाओजी को देखते हैं जो कि सीढ़ियों पर बैठा होता है। वह उसी इंसिडेंट के बारे में याद कर रहा होता है, और तो और उसकी आंखों में बिजली कड़क रही होती है, परंतु इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता होता। और तभी जैसे ही वह अपने सामने देखता है, उसके सामने हवा में एक बुक होती है, जिसे देखकर वह हैरान होता है। और फिर वह दोबारा से अपनी आंखों को मीट कर उस बुक को देखता है, तो फिर वह बुक वहाँ नहीं होती। लिंग लॉन्ग उस बुक को उसके सामने लाते हुए कहता है कि इमोर्टल, तुम मुझे बताओ कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। लिंग लॉन्ग तो जियाओजी के मजे ले रहा होता है। तभी जियाओजी की नजर उस बुक पर पड़ती है और उसे देखकर वह हैरान होता है। और अब वह कहता है कि यह किताब तुम्हें कहां से मिली? वहाँ लिंग जी आती है। वह कहती है कि लिंग लॉन्ग, क्या तुमने फिर से मेरी किताब चुराई है? लिंग लॉन्ग लिंग जी को वहाँ आते हुए देखकर वह वहाँ से दुम दबा कर भाग जाता है। इधर हम तुली को देखते हैं जो कि काफी कुछ बाजार से ले आई होती है। अब तुली जिंग से कहती है कि इमोर्टल, सच में तुम्हारी सामान को एक्सचेंज करने की स्किल असाधारण है। वैसे जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे अब इन चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वह उससे कहती है कि तुम्हारा धन्यवाद, परंतु अब मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है कि तुम दादाजी के कमरे में नहीं रह सकते। मैंने फर्स्ट फ्लोर पर गेस्ट रूम को साफ कर दिया है, तुम्हें वहाँ रहना होगा। इस पर जिंग कहता है कि नहीं, अब मैं वहाँ नहीं रह सकता। मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा के बिस्तर पर सोने की आदत लग चुकी है। सुनकर तुली सोचती है कि अरे एक ही दिन में इसे तो दादाजी के बिस्तर की आदत पड़ गई। उसे बताती है कि मैं तुम्हें बता दूं, दादाजी किसी को भी अपने कमरे में आने नहीं देते, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उनके कमरे में अब ना रुको। इस पर जिंग कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम दादाजी के आने का इंतजार करो, मैं उनसे ही इस बारे में डिस्कस कर लूंगा। और हम जियाओजी को देखते हैं। वह कहता है कि लिंगजी, क्या यह पुस्तक तुम्हारी है? इस पर लिंगजी कहती है कि हाँ। अब यह देखकर जियाओजी कहता है कि यह कैसे हो सकता है? और अब लिंगजी वहाँ रखी पुस्तक को उठाकर देखती है, और फिर वह जियाओजी से अपनी पुस्तक लेती है और उन दोनों को देखती है। और फिर वह कहती है कि इन दोनों बुक की स्क्रिप्ट तो सेम है, यह कैसे संभव है? जियाओजी सोचता है कि ऐसा लगता है इस घटना के पीछे मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं है, यह तो उससे भी जटिल है। अब वह लिंगजी से कहता है कि लिंगजी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। वह कहता है कि तुम तुली को यहाँ बुला लो, हम तीनों मिलकर इस बारे में डिस्कस करेंगे। इधर हम तुली को देखते हैं जो कि किताब में देखकर कुछ बना रही होती है, और तभी उसके पास रखा एक फेदर उड़ जाता है। अब वह उसे उठाने के लिए आगे जाती है, और तभी उसकी नजर गेट पर पड़ती है। वहाँ चैन रैंग आए होते हैं। वह उनसे पूछती है कि अंकल चैंग, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? इस पर चैन रैंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलना है। मैं उनके लिए एक उपहार लाया हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे इनविटेशन को स्वीकार नहीं किया, शायद वह मुझसे गुस्सा है। इस पर तुली कहती है कि लेकिन ग्रैंडपा तो एकांत में चले गए हैं। इस पर चैन रैंग कहती है कि चलो कोई बात नहीं, तो क्या इमोर्टल जिंग यहाँ पर मौजूद है? यह सुनकर तुली कहती है कि अंकल, अब आईना अपलाइन पे मुझे पता है कि आप मूल रूप से इमोर्टल जिंग से मिलने के लिए आप यहाँ आए हैं, आप तो बस दादाजी के बारे में ऐसे ही बात कर रहे हैं। यह सुनकर चैन रैंग कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत तेज हो गई हो, वैसे उस इमोर्टल के साथ तुम्हारी कैसी बनती है? उसने तुम्हें परेशान तो नहीं किया ना? इस पर तुली कहती है कि नहीं अंकल, इमोर्टल तो काफी अच्छा है। तभी जिंग अपने रूम से बाहर निकल कर आता है। अब चैन रैंग और जिंग एक दूसरे से नजरें मिलाते हैं, और अब हम देखते हैं कि वह दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। जिंग अपने उल्टे हाथ से कफ को पकड़ते हुए सोच रहा होता है कि तुली चैन रैंग से काफी ज्यादा फेमिलियर है, उसने कभी भी इसका जिक्र नहीं किया। चैन रैंग जिंग से कहते हैं कि क्या आप लेफ्ट हैंडेड हो? इस पर जिंग कहता है कि क्या आप यह पूछने यहाँ आए हैं? और हमें तो पता है कि जिंग का सीधा हाथ उस हर्ब को लेने की वजह से जल गया था। इस पर चैन रैंग कहते हैं कि नहीं इमोर्टल, मैं तो आपके लिए एक प्रस्ताव लेकर आया हूँ। मैं आपको बताऊं, चैंग मेंशन में एक रेयर नेचुरल स्पिरिचुअल हर्ब मौजूद है। हम उस हर्ब को अपने निजी उपयोग में लेते हैं। यह करना वैसे तो यह हेवन के नियमों के विरुद्ध है। हमारा चैंग परिवार तो आपसे मित्रता करना चाहता है। वैसे तो आप भी जानते हैं कि हम इस आइसलैंड से बाहर नहीं जा सकते, और तो और हम यहाँ से बाहर जाने के लिए गॉड्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि इंडियन पवेलियन में जो रिकॉर्ड मौजूद है वह खाली है। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अभी तक आइसलैंड से बाहर नहीं जा पाया है। जिंग की नजर
पास ही खिड़की पर लगी लालटेन पर पड़ती है। उसे पता चल जाता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। इस पर जिंग कहता है कि आइसलैंड पर बाकी के जो इमोर्टल मौजूद हैं, क्या उन्हें इसके बारे में पता है? इस पर चैन डेन कहते हैं कि नहीं, वैसे भी लोगों को जीवित रहने के लिए किसी न किसी चीज की आशा देना जरूरी होता है। और तो और जिस तरह सूर्य पर बारिश का प्रतिनिधित्व करता था, उसी तरह बाकी के लोग भी अच्छे और बुरे कर्मों में विश्वास रखते हैं। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हेवन हमें कभी भी आजाद नहीं करेगा, इसलिए हमें आइसलैंड से बाहर जाने के अन्य तरीके खोजने होंगे। इस पर जिंग कहता है कि तो क्या चैंग परिवार को आइसलैंड से बाहर निकलने का रास्ता पता है? इस पर चैन डेन कहते हैं कि ऑफ कोर्स नहीं, लेकिन आप हमारे साथ कोऑपरेट कर एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बना लें तो फिर शायद हम यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। वैसे भी जू परिवार के साथ अलायंस बनाने से बेहतर है कि हम आपके साथ अलायंस बनाएं। इधर चैंग जाओ यह सब कुछ अपनी लाइव स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। इधर चैन डेन अपनी अंगूठी को मुड़काते हैं, जिससे कि उसका रिफ्लेक्शन जिंग की आंखों में पड़ता है और उसे कुछ पुरानी यादें याद आती हैं। फिर उसके सर में काफी तेजी से दर्द होने लगता है, साथ ही उसे कुछ अपने पिता की पुरानी यादें भी दिखाई देती हैं। जिंग अपने आप को संभालते हुए सोचता है कि मेरे पिता के दो मित्र थे, ज़ोइन और चैन रेन, जो कि हमेशा ही घर पर आया करते थे। अब यह देखकर चैन डेन कहती है कि इमोर्टल जिंग, क्या आप ठीक हैं? इस पर जिंग कहता है कि हाँ। जिंग सोचने लगता है कि इस रिंग को देखते ही मुझे पुरानी यादें वापस कैसे याद आ रही हैं। ऐसा लगता है इमोर्टल आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, परंतु एक बार आप उसके बारे में अवश्य सोचना। और फिर वह अपनी उसी हर्ब को वहीं छोड़कर जाने लगती हैं। वह कहते हैं कि यह गिफ्ट चैंग परिवार की तरफ से आपके लिए है, अलायंस बनाने के तौर पर। जिंग कहता है कि मैं चैंग परिवार के साथ अलायंस बनाने के लिए सहमत हूँ। यह सुनकर चैन डेन खुश होते हैं। वह कहते हैं कि वैसे मैं आपको एक सजेशन दूं तो वैसे इमोर्टल आपके लिए हैंग सुई रेजिडेंस में रहना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अभी हैंग लाओ को नहीं जानते। वो ओल्ड मैन इतना कहते ही वह शांत हो जाते हैं और अब वह कहते हैं कि आपके लिए यहाँ रहना उचित नहीं है, आप अपने लिए एक दूसरा स्थान खोज लें। इस पर जिंग कहता है कि आप चिंता ना करें। चैन डेन जिंग को तुली के बारे में बताते हैं। वह कहते हैं कि यह एक इमोर्टल है जिसे कि यहाँ रहने वाले व्यक्ति ने अपने साथ रख लिया। जिंग कहता है कि आपकी बातों से लगता है कि आप इसे अच्छी तरह से जानते हैं। पर चैन डेन कहते हैं कि इमोर्टल आपको नहीं पता, तुली एक मेरे पुराने मित्र की गोद ली हुई बेटी है। इसके परिवार के लोगों का बहुत पहले ही निधन हो गया, इसीलिए मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानता हूँ। यह सुनकर जिंग मुस्कुराता है और फिर वह टोंट मारते हुए कहता है कि या फिर अपने पापों का प्रायश्चित कर रहे हो। यह सुनकर चैन डेन कहते हैं कि क्या? इस पर जिंग कहता है कुछ नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और अब वह कहते हैं कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम उस बारे में भी ध्यान रखना। अब यह सुनकर चैन डेन वहाँ से जाने लगते हैं। अब तुली देखती है और कहती है कि अंकल चेन, क्या आप जा रहे हैं? और अब वह आसमान में देखती है, कहती है कि अंकल चेन आप जरा रुकिए, मैं आपके लिए छाता लेकर आती हूँ क्योंकि बारिश होने वाली है। और अब वह भागती हुई अंदर जाने लगती है। चैन डेन उससे कहती है कि नहीं, रहने दो, परंतु वह उनकी नहीं सुनती। चैन डेन कहते हैं कि यह लड़की हमेशा ही दूसरों के भले के बारे में सोचती रहती है, चलो अब मुझे जाना होगा। और फिर वह वहाँ से चले जाते हैं। और फिर तभी हम उसी फायर को देखते हैं जो कि जिंग पर नजर रख रही थी, अब वह भी वहाँ से चली जाती है। जिंग सोचता है कि चैन डेन अपने पिता के ऑर्डर पर यहाँ आया है, शायद चैंग परिवार कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। तभी तुली छाता लेकर बाहर आती है। वह कहती है कि अंकल चैंग यह लो। इस पर जिंग कहता है कि वह तो यहाँ से चले गए। तुली आसमान में देखती है, काफी घने बादल छा रहे होते हैं। और अब तुली कहती है कोई बात नहीं, मैं उन्हें छाता देकर अभी आई। और अब वह जैसी दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, वहाँ रेजिडेंस के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर बन जाता है। जिंग कहता है कि चैन डेन बस यहाँ इंक्वायरी करने आए थे। इस पर तुली कहती है कि इंक्वायरी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिंग कहता है कि तुम कोशिश करना कि तुम चैंग परिवार से ना मिलो, ये लोग अच्छे नहीं हैं। कहती है कि इमोर्टल आप यह क्या कह रहे हैं? अंकल चैन डेन तो हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और तो और उन्होंने कई बार मेरी मदद की है। जिंग कहता है कि तुम सही समय आने का इंतजार करो, मैं तुम्हें सब कुछ स्पष्ट बता दूंगा, बस तुम्हें अभी के लिए मुझ पर भरोसा करने की आवश्यकता है। तभी वहाँ पर एक व्यक्ति डोर को नॉक करता है। जिंग अपनी पावर से देखता है और फिर वह उस बैरियर को हटा देता है। अब तुली डोर को ओपन करती है तो एक व्यक्ति आता है। वह कहता है कि मिस तुली, मिस लिंगजी ने आपको इनवाइट किया है। और फिर वह उसे एक इनविटेशन लेटर देता है। तुली कहती है कि अब मैं जू परिवार में जा रही हूँ, तो क्या तुम मुझे इजाजत नहीं दोगे? और फिर वह उस व्यक्ति के साथ वहाँ से चली जाती है। जिंग सोचता है कि जू परिवार तुली से क्या चाहता है, कहीं तुली को वहाँ कोई खतरा तो नहीं है, मुझे एक बार देखना होगा। इधर हम चैन रेन को देखते हैं जो कि समुद्र के किनारे घूम रहे होते हैं, और घूमने के साथ साथ ही वह अपने ख्यालों में खोए हुए होते हैं। और अब हमें उन्हीं का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वह ज़्वानेर के कमरे में आते हैं। वह ज़्वान से पूछते हैं कि क्या अब तुम ठीक हो? इस पर वह कहता है कि हाँ। चैन डेन कहते हैं कि क्या तुमने उस व्यक्ति का रियल चेहरा देखा था? ज़्वान कहता है कि पिताजी आप भी तो वहीं थे, तो फिर आपने तो उस व्यक्ति को देखा ही होगा। वैसे मुझे लगता है कि आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कराना चाहते, इसीलिए आप इसके
इसके बारे में नहीं बता रहे। वैसे आपने भी तो वहाँ से काफी सारी हर्ब ली हैं, परंतु यह अच्छा हुआ कि अब ग्रैंडपा का ध्यान उन हर्ब पर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह हर्ब उस व्यक्ति ने चुराई होंगी। यह सब सुनकर चैंग रेन को गुस्सा तो आ रहा होता है, परंतु वह शांत बैठे होते हैं। चैंग जुआन कहता है कि पिताजी मैं समझ सकता हूँ, आप अंकल सांग को काफी ज्यादा मानते थे, कहीं ऐसा तो नहीं वह उन्हीं का बेटा हो। चैन देन कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, तो फिर तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हारे ग्रैंडपा रिसर्च के परिणामों का इंतजार कर रहे हैं, और तो और तुम्हें अन्य बातों में उलझने की जरूरत नहीं है। इस पर जुआन कहता है कि क्या पिताजी आपको डर नहीं लगता कि मैं ग्रैंडपा को इसके बारे में बता दूंगा। इस पर चैन देन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी भी धोखा नहीं दोगे, और अब वह यह कहकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम रियल टाइम में चैंग रेन को देखते हैं, जो कि इस सब के बारे में सोचते हुए चैंग परिवार में वापस आ जाते हैं, और इनकी गंभीरता और इनकी बातों को जानकर ऐसा लगता है कि अब तक के यह सारे राजों को जानते हैं, और यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।